साहब मैं हूं हिमांशु द्विवेदी और स्वागत है आपकी हमारी खास पेशकश चुनावी संवाद में। चुनावी संवाद के तहत हमने मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के विधानसभा चुनाव के लेकर तमाम राजनीतिक दिग्गजों के साथ समय समय पर बातचीत की और उनसे आपको रूबरू कराया, उनके मन के बातों को आपके बीच में साझा कराया। पर अब जब मतदान की प्रक्रिया समाप्त हो चुकी है और लोग मतदान के परिणाम का इंतजार कर रहे हैं, बेसब्री से 3 दिसंबर का इंतजार कर रहे हैं, तो इस बीच में अब हम चुनावी संवाद के अंतर्गत उन मूर्धन्य पत्रकारों से आपकी मुलाकात कराएंगे जिन्होंने अपना जीवन इस राजनीतिक कलाबाजी को देखते हुए गुजारा है। उन लोगों से समझने की कोशिश करेंगे इस बार के विधानसभा चुनाव को कि या पहले के मुकाबले किस तरीके से अलग है या पहले जैसा ही है, क्या इस चुनाव के प्रमुख बिंदु रहे हैं, क्या इस चुनाव में वह महसूस कर पाए हैं, क्या इस चुनाव को लेकर आने वाले समय में वह उम्मीद करते हैं। इसकी शुरुआत जो हम कर रहे हैं वो कर रहे हैं देश के ख्याति प्राप्त पत्रकार और हम सबके बेहद सम्माननीय श्रवण गर्ग जी के साथ। श्रवण गर्ग जी किसी परिचय के मोहताज नहीं है, देश के तमाम चर्चित समाचार पत्रों में महत्वपूर्ण भूमिका में श्रवण जी रहे हैं, हम सबके लिए बेहद सम्माननीय है। वो श्रवण जी खास तौर पर हमारे साथ इस संवाद का हिस्सा बन रहे हैं। श्रवण जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस चुनावी संवाद के अंतर्गत। और शुरुआत इसी बात से करता हूं, 2023 का विधानसभा चुनाव मध्य प्रदेश के संदर्भ में खासतौर पर इसलिए महत्वपूर्ण माना गया क्योंकि 2018 में भारतीय जनता पार्टी अपने 15 साल के शासन से अपदस्थ की गई थी, पर 15 महीने में ही वापस आ गई। तो 2023 के चुनाव को आपने किस दृष्टि से देखा, क्या दिखाई दिया आपको? भाजपा अपनी पुरानी गलतियों से कोई सबक ले रही थी या कांग्रेस अपनी पुरानी गलतियों से कुछ सबक ले रही थी? मेरा ऐसा मानना है कि कांग्रेस ने अपने पुरानी गलतियों से काफी सबक लिया है। इसमें इस इलेक्शन की कई महत्वपूर्ण बातें हैं जो मुझे लगता है कि ये जो चुनाव है, ये पिछले चुनाव से सालों से देख रहा हूं मध्य प्रदेश के चुनाव जी, ये कई कई दृष्टिकोणों से मैं देखता हूं कि ये क्यों भिन्न है। एक तो ये भिन्न इसलिए है कि ये मैं मानता हूं कि कांग्रेस अगर इस बार नहीं जीती मध्य प्रदेश में जी, तो कांग्रेस आने वाले कई सालों तक मध्य प्रदेश में खड़ी नहीं हो पाएगी जी, उसका बुनियादी कारण यह है कि भारतीय जनता पार्टी के पास तो नेताओं की कतार है जी, मध्य प्रदेश में। जी, आपने देखा कि 6-7 लोगों को तो खड़ा ही कर दिया इन्होंने चुनाव में, जी, सांसदों को, तमाम लोगों को, मंत्रियों को। कांग्रेस के पास कोई नेता ही नहीं है। मतलब ये जो वर्तमान में लोग हैं, दिग्विजय सिंह और कमलनाथ, इनके बाद कोई नहीं है। जी, मतलब 1 से 10 तक कोई नहीं है। और मतलब मैं कमलनाथ जी के बेटे को तो गिन नहीं रहा हूं बिल्कुल भी, क्योंकि वो उनका उतना कंट्रीब्यूशन नहीं है पॉलिटिक्स में स्टेट की। हो सकता है आगे चल के हो जाए, पर दिग्विजय सिंह के बेटे अभी छोटे हैं जी, और कमलनाथ के जो साथ के लोग हैं उनका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है प्रदेश में। और अजय सिंह काफी पहले वो पिछले चुनाव में हार गए तो काफी एक तरह से वो चले गए पीछे लीडरशिप की दौड़ में। और एक वो बैगेज भी उनके साथ जो अर्जुन सिंह का है वो है जी। तो कोई न तो चंबल में, न मध्य भारत में, न मालवा निमाड़ में, न विंध्य में, न महाकौशल में। तो इसलिए कांग्रेस का जीतना जरूरी जी, कि वो आने वाले 5 सालों में कोई लीडरशिप खड़ी कर सके। और राहुल गांधी के लिए आगे की यात्रा के लिए मध्य प्रदेश में लीडरशिप का खड़ा होना जरूरी है जी, क्योंकि मध्य प्रदेश की बॉर्डर महाराष्ट्र से भी लगती है, गुजरात से भी लगती है, राजस्थान से भी लगती है, उत्तर प्रदेश से भी लगती है। बहुत इंपॉर्टेंट है सेंटर, मतलब दिल, भारत का हृदय स्थल है, भौगोलिक दृष्टि से भी है और वैसे भी है। मैं बीच में रोकने के लिए माफी चाहूंगा श्रवण जी। आपने ये तो बताया कि ये चुनाव जीतना कांग्रेस के लिए बड़ा महत्वपूर्ण है, पर चुनाव तो हो चुका। अब तो केवल हम क्या रहा चुनाव में इसका इंतजार कर रहे हैं। तो इतना महत्वपूर्ण होते हुए क्या कांग्रेस आपको उतनी संजीदगी के साथ लड़ती हुई दिखी? महत्वपूर्ण है ये तो आपने बता दिया, पर क्या उतनी संजीदगी से लड़ी?
ये सवाल है, इसके संदर्भ में क्या सोचते हैं श्रवण जी? मेरा ये मानना है कि कांग्रेस ने कुछ गलतियां जरूर की हैं। जी कुछ जो कैंडिडेट्स हैं उनको गलत खड़ा किया है। जी पर मेरा ऐसा मानना है कांग्रेस मोटे तौर पर ठीक ठाक चुनाव लड़ा है। उसका जी बुनियादी कारण यह है कि जो ज्योतिरादित्य का नहीं होना इस चुनाव की कांग्रेस के लिए सबसे बड़ी उपलब्धि है जी कि वो नहीं थे कांग्रेस में और 2018 के चुनाव में वो थे। तो उनके कारण जो नेतृत्व का संकट था कांग्रेस में और आपसी झगड़े थे, जी वो इस बार लगभग दो लोगों के बीच में सिमट गया था, दिग्विजय सिंह और कमलनाथ। जी हालांकि उन दोनों के बीच में भी काफी मतभेद रहे और सार्वजनिक भी हुए, पर वो इसलिए बहुत ज्यादा प्रकाश में नहीं आए क्योंकि जो एक सरकार के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी जो जबरदस्त तरीके से अभी है मध्य प्रदेश में, वो शिवराज सिंह के खिलाफ भी है और केंद्र सरकार के खिलाफ भी है। जी और ज्योतिरादित्य का नहीं होना, ये तमाम फैक्टर्स जो रहे वो कांग्रेस के पक्ष में रहे और कांग्रेस ने उस तरह से चुनाव को लड़ा। एक मेरा ये मानना है कि कांग्रेस के पास चूंकि संगठनात्मक तरीके से कोई लोग ही नहीं है, संगठन भी नहीं है, कार्यकर्ता भी नहीं है, बूथ पर भी कार्यकर्ता बहुत कम दिखे उनके। जी जो उनके विधायकों ने मेहनत की बस वही है, जो उनको ऊपर से मदद मिलनी चाहिए वो कोई था नहीं। तो ये अगर जीत जाए तो मतलब जितनी मेहनत कर पाए ये लोग वो काफी थी, मतलब देखते हुए कि कांग्रेस की हालत कितनी खराब है। जी अच्छा, मुझे एक बात बताइए श्रवण जी, इतना संजीदा चुनाव, मरने मारने का चुनाव, आप बता रहे हैं कि अगर इस बार नहीं जीते तो कई सालों तक कांग्रेस खड़ी नहीं होगी। एक ऐसा चुनाव जो 2018 के अनुभव के साथ में आया हुआ है, जहां पर कांग्रेस मामूली अंतर से स्पष्ट बहुमत से चूक गई, 230 में 114 सीटें जीती, इसलिए दूसरों की मोहताज हुई। वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस प्रत्याशी चयन के मामले में अपनी सूची में दो दो बार बदलाव करती है, 7 सीटों पर प्रत्याशी बदल देती है और 7 में से 4 सीटों पर घोषित प्रत्याशी बागी बनकर मैदान में उतरे हुए हैं। क्या आप मानते हैं कि कांग्रेस ने आत्मघात किया है? अगर ऐसे नाजुक मौके पर बहुमत से कांग्रेस चूकती है तो उसके लिए भाजपा को नहीं, कांग्रेस को स्वयं को उत्तरदायी ठहराना चाहिए। श्रवण जी की कोई दृष्टि इस संदर्भ में? नहीं, बिल्कुल मैं मानता हूं कि अगर ये मौका चूकती है तो उसके लिए भाजपा को कैसे आप, एक तो ये है कि भाजपा से सबसे ज्यादा लोग पलायन करके कांग्रेस में आए, जी भाजपा में सबसे ज्यादा बागी खड़े हुए हैं, भाजपा में सबसे ज्यादा नेतृत्व का संकट है जी कि आपको शिवराज सिंह पर भरोसा नहीं है, इसलिए आपने 7-7 लोगों को एंटी इनकम्बेंसी को डाइल्यूट करने के लिए खड़ा किया, दिल्ली से लाए, शिवराज सिंह को पीछे रखा, चेहरा नहीं बनाया, उनका नाम 3 सूचियों तक नहीं आपने जाहिर किया, चौथी सूची में किया, वो जनता के बीच पहुंच गए, पूछने लगे मैं चुनाव लड़ूं कि नहीं लड़ूं। इतने सारे आपके साथ पॉजिटिव्स हैं, मतलब कांग्रेस के लिए जी कि एक ऐसी बीजेपी लड़ रही है जो काफी वीक है इस समय नेतृत्व के लिहाज से। भूतों का जिक्र कुछ जगहों पर बागी भी खड़े हुए, जैसे महू का किस्सा ले हम, जी इंदौर में महू का, तो वहां आज की स्थिति में ये है कि जो बागी अंतर सिंह है वो ज्यादा महत्वपूर्ण हो गए हैं वहां। जी क्या इंदौर में कॉन्स्टिट्यूएंसी है 4 नंबर, वहां आपने कमजोर कैंडिडेट खड़ा किया।
तो कुछ सीटें तो आपने जानबूझ करके, ऐसा लगता है, या मुख्यमंत्री के खिलाफ आपने सबसे कमजोर कैंडिडेट खड़ा किया। जी मतलब ये तो एक ऐसी स्थिति है कि अ, आप चाहते ही थे, या तो चाहते थे जी कि आप मुख्यमंत्री के खिलाफ कैंडिडेट कमजोर खड़ा करो, वो जीत कर आए तो बीजेपी में वो धमाल मचाए। जी मतलब वो तो अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में गए ही नहीं, बुधनी में वो बाहर ही रहे। जी तो कांग्रेस अगर हारती है तो इसका एकमात्र जो दोषारोपण किया जाना चाहिए वो कांग्रेस पर किया है, बीजेपी का कोई रोल नहीं। बीजेपी का। बिल्कुल। अच्छा, अब श्रवण जी आप ये बताइए, भाजपा की रणनीति को आप कैसे देखते हैं? क्या भारतीय जनता पार्टी ने 2018 से सबक लेते हुए इस बार काम किया? क्या भारतीय जनता पार्टी ने शिवराज सिंह को पीछे करके जो सामूहिक नेतृत्व का दांव खेला वो आपको कितना सटीक दिखाई दिया? 8 बड़े नेताओं को, 7 सांसद जिनमें से 3 केंद्रीय मंत्री और 1 राष्ट्रीय महासचिव आपके अपने शहर के कैलाश विजयवर्गीय को मैदान में उतारा, इस दांव को आप क्या देख पाए? मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी बहुत भ्रम की स्थिति में पहुंच गई थी। जी वो वो तीसरी सूची जारी होने तक 79 कैंडिडेट्स जब जारी किए उन्होंने, जी तब तक वो निश्चिंत नहीं थे कि उनको शिवराज सिंह को टिकट देना है कि नहीं देना है। तो उन्होंने उनके मंत्रिमंडल को भी नहीं दिया जी और एक पूरे प्रदेश में भ्रम की स्थिति पैदा करके रखी उन्होंने। वो जो गलती की उन्होंने, बीजेपी ने शिवराज सिंह को लेकर और उनके मंत्रियों को लेकर, वो भारतीय जनता पार्टी के लिए सबसे दुखदाई साबित होगी। जी क्योंकि अगर वो ये करते कि शिवराज सिंह को टिकट नहीं देते जी तो उसका अलग इम्पैक्ट होता प्रदेश में बीजेपी के पक्ष में। पर शिवराज सिंह को अगर टिकट देना था तो पहली सूची में देके उनको उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ना था। इन्होंने क्या किया, 2018 में भी यही काम किया था कि शिवराज सिंह को पीछे रखा था। जी और अमित शाह ने तो खुले तौर पर कहा था कि किसी का चेहरा नहीं है, मोदी जी का ही चेहरा है। और उसके बाद भी शिवराज सिंह को मुख्यमंत्री बनाना पड़ा। जब ये 2020 में सरकार बनी डिफेक्शन के बाद, जी तब अगर आप शिवराज सिंह चेहरा नहीं थे तो आपने उनको क्यों बनाया? जी तो अगर एंटी इनकम्बेंसी 2018 में थी शिवराज सिंह के खिलाफ, जी तो आपको 2020 में उन पर दाव नहीं करना था अगर आप किसी और आदमी को खड़ा कर देते। तो बीजेपी ने ये एक्सपोज हो गई कि बीजेपी कहती जरूर है कि उसके पास बहुत सारे लोग हैं, जी पर उन्होंने स्टेट में किसी को वो नहीं किया, कल्टीवेट नहीं किया लीडरशिप के लिए। अगर वो कर देते 2020 में तो आज 3 साल में कुछ ऐसी स्थिति हो जाती कि कोई नया नेतृत्व खड़ा हो जाता। जी तो ये दिक्कत ये हो गई कि शिवराज की जरूरत भी है और शिवराज की जरूरत नहीं भी है। शिवराज की जरूरत नहीं भी है। इस डायलेमा में क्या हुआ कि जो कंफ्यूजन पैदा हुआ और जो निराशा पैदा हुई बीजेपी के काडर में, वो अंत तक कायम रही और अभी तक कायम है। मतलब वो कायम ये है अभी कि भी डायलेमा में है, ये श्रवण जी का आकलन है। एक शब्द आपने इस्तेमाल किया, एंटी इनकम्बेंसी, और इसकी काट के तौर पर भाजपा की रणनीति, खासतौर पर शिवराज सिंह चौहान की रणनीति रही लाडली बहना योजना। भाजपा की सारी उम्मीदों के केंद्र में सत्ता में बने रहने को लेकर लाडली बहना है। बहनों का, माताओं का भरपूर आशीर्वाद मुझे प्राप्त हो रहा है, ये शिवराज जी का दावा है। बताया जा रहा है वोटिंग आकलन में कि देखो महिलाओं ने बढ़ चढ़कर भागीदारी की है। 34 सीटें ऐसी है जिसमें पुरुषों के मुकाबले महिलाओं ने वोट ज्यादा डाला है। लाडली बहना बनाम एंटी इनकम्बेंसी, इस पर श्रवण जी की दृष्टि ना गई हो यह संभव ही नहीं है। पर श्रवण जी की दृष्टि गई तो देख क्या पाई, ये जानने में हमारी दिलचस्पी है। मेरा ऐसा मानना है कि अगर चुनाव के नतीजों में इस तरह का कोई प्रकट हो जाता है तो वो चमत्कार होगा। पर मैं उसको कैसे देखता हूं आपको बताता हूं। जी करीबन 2.25 लाख के करीब लाडली बहना है प्रदेश में जो वोटर्स हैं। जी मतलब जो रजिस्टर्ड वोटर्स है महिलाएं 2 करोड़ 77 लाख करीब है। जी जो बेनिफिट मिल रहा है वो 1,32,000 को ही दे रहे हैं। 1 करोड़ 32 लाख। 1 करोड़ 32 लाख को दे रहे हैं। जी
मतलब आपने आधी लाडली बहना को तो माइनस कर ही दिया है, जी मतलब वो तो है ही नहीं लाभ में। जी अब आपको ये पता नहीं है कि वो लाडली बहना क्या करने वाली है आपके साथ। जी वो नाराज होकर वोट देने वाली हैं कि वो संपन्न महिलाएं हैं लाडली बहनें हैं, कि उनको 1200 रुपए या 1500 की जरूरत नहीं थी, ये तो आपको भी नहीं पता, मुझे भी नहीं पता। जी अब आपने क्या किया कि वो आधी बहनों को तो काट दिया, जी और कांग्रेस ने कहा हम तो सबको देंगे। जी उन्होंने तो जो अपनी गारंटी दी उसे सबको देने को कहा। अब ये जो महिलाएं हैं जितनी बची हैं, 1,32,00,000 या 35 लाख, इनके बारे में कई तरह की बातें हैं। जी एक बड़ी बात यह है कि इसमें एक बड़ा परसेंटेज उन महिलाओं का है जो भारतीय जनता पार्टी की समर्थक वर्ग से नहीं है, जी मतलब एक अलग वर्ग को रिप्रेजेंट करती हैं पर उसका लाभ ले रही हैं, जी और वो ट्रेडिशनली मतलब एंटी बीजेपी उनका परिवार रहा है। जी मैं मतलब सांप्रदायिकता के लिहाज से नाम नहीं लेना चाहता, जी तो वो काफी बड़ा फर्क पड़ता है। तो इसलिए क्या है, और उसमें जो बची हुई हैं आधी या एक चौथाई, वो ऑलरेडी आपके साथ हैं। तो इसमें जो फर्क पड़ेगा, जो एक अनुमान है लोगों का, वो ये है कि 25,000 30,000 से ज्यादा, 25 लाख 30 लाख से ज्यादा कोई बहुत बड़ा फर्क पड़ेगा नहीं, जो अगर मान रहे हैं। जी जो जो मुझे लग रहा है वो आपका कहना जो है, मैं उसको दूसरे तरीके से पेश करता हूं कि पिछले चुनाव में करीबन 45 सीटें 46 सीटें ऐसी थी जहां बहुत कम मार्जिन से हार जीत का फैसला हुआ था। जी अगर उन सीटों को, मतलब 20-22 सीटें तो नोटा की थी, अगर आप जी निकालें कि नोटा के जो वोट थे वो विपक्षी दलों को जो मिले, मतलब जो थर्ड पार्टी है बसपा सपा वगैरह, उनसे ज्यादा थे। तो अगर वो चीज रिपीट होती है या रिपीट नहीं होती है, तो हो सकता है कि लाडली बहना का फर्क मिट जा, मतलब फायदा बीजेपी को मिले। जी पर वो ऐसे डाइल्यूट हो जाएगा हिमांशु जी, कि एसपी और बीएसपी ने और ये गोंडवाना गणतंत्र पार्टी ने इतने कैंडिडेट्स खड़े किए, 300 350 पौने 400 कैंडिडेट्स जी आम आदमी पार्टी ने किए हैं। निर्दलीय काफी खड़े हुए हैं, बागी काफी खड़े हुए हैं, कि मैं बहुत सारे लोग इस चीज को कह रहे हैं दावे के साथ जी कि कांग्रेस जीत रही है काफी भारी बहुमत से। मेरे मन में कई चीजों को लेकर जो उहापोह मची हुई है, उसमें एक ये भी है कि ये बहुत सारे जो, अगर कांग्रेस के पक्ष में लैंडस्लाइड नहीं होता है, जी कि घमासान तरीके से वोट पड़े कांग्रेस को, और 2018 के तरह से ही पड़ेंगे अगर वोट, तो हो सकता है कि बहुत नतीजे चौंकाने वाले भी हो सकते हैं। मतलब मैं कोई मतलब आप किसी तरह चौंकेंगे का, कब? कांग्रेस की सरकार बन जाए तो आप चौंकेंगे श्रवण जी, या भाजपा की सरकार बनेगी तो आप चौंकेंगे? श्रवण जी कब चौंकेंगे? मैं कांग्रेस की सरकार बनेगी तो चौंकूंगा, क्योंकि इतने ऑड्स से लड़के कांग्रेस की सरकार अगर बनती है जी तो वो बहुत बड़ी घटना होगी, क्योंकि कांग्रेस के अगेंस्ट ऑड्स बहुत हैं। जी बीजेपी का पूरा जो ताकत थी, ये 8 लोगों को जो मैदान में उतरना और 8 पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसीज की करीबन 50 सीटों को इन्फ्लुएंस करना, संघ की ताकत, प्रशासन की ताकत, ब्यूरोक्रेसी की ताकत, पैसे की ताकत, और कार्यकर्ता बहुत बड़ी संख्या में जो बीजेपी के, और संघ की ताकत, जी संघ ने इस समय अपनी पूरी ताकत लगा दी थी। जी ये जो बड़ी ताकत लगी है, और बागी कैंडिडेट्स, और अमित शाह का ग्वालियर में बीजेपी कार्यकर्ताओं से ये कहना कि आप लोग समाजवादी पार्टी और बीएसपी की मदद कीजिए, तो ये लोग कांग्रेस को काटेंगे, उनकी भरपूर मदद कीजिए, पूरी तरह से मदद कीजिए, ओपनली कहा है। जी तो ये जो तमाम
और अखिलेश यादव पहली बार इतनी जगह उन्होंने प्रचार किया, उसमें कांग्रेस के खिलाफ खूब जम के बोले वो। जी बहुत सारे फैक्टर्स हैं हिमांशु जी, जो इस बार कांग्रेस के खिलाफ थे और जो 2018 में नहीं थे। जी तो मेरा ये मानना है कि ऐसी परिस्थितियों में भी कांग्रेस अगर जीत जाती है तो बहुत बड़ा आश्चर्य होने वाला है। मैं ये बात को बताना तो चाहता मतलब हूं कि आपके उसका आकलन के अगर नतीजे पे पहुंचने की कोशिश करूं तो आप भाजपा की विदाई की बहुत संभावना नहीं देख पा रहे श्रवण जी? नहीं, आप मतलब आप मेरे मुंह में डालना चाहते नहीं हैं। मैं बिल्कुल मुंह में नहीं डालना चाहता, और अभी तो वोटिंग हो चुकी है, तो कोई उद्देश्य उससे पूरा भी नहीं होता। मैं तो केवल इतना जानना चाहता हूं, क्योंकि आपने ये कहा कि मैं चौंक जाऊंगा अगर कांग्रेस की सरकार बन गई। तो चौंकता आदमी कब है? जब उसकी उम्मीद के अनुरूप कोई चीज सामने नहीं आती। तो श्रवण जी से मेरा सवाल इसलिए इस संदर्भ में, मेरा ऐसा मानना है कि मुश्किल होगा। जी कांटे की टक्कर है, काफी बहुत जबरदस्त टक्कर है। बीजेपी ने अपनी पूरे प्राण झोंक दिए हैं मध्य प्रदेश में। और मेरा जो आपके सवाल का जवाब ये है जी कि कांग्रेस अगर जीत जाती है तो मुझे बहुत आश्चर्य होगा, जी। क्योंकि ये बड़ी इस बहुत चुनाव में हार्ड। एक और पहलू है, वो है गारंटी का। एक तरफ प्रियंका गांधी की गारंटी चल रही थी, दूसरी तरफ मोदी के मन में एमपी है और मोदी जी की गारंटी आई थी। आपसे जानना ये चाहता हूं कि क्या मध्य प्रदेश के लोगों के मन में कांग्रेस, प्रियंका गांधी या कमलनाथ की बात पर एतबार करने का मन होगा? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का पूरा कैंपेन इस बात पर था कि ये कहते कुछ हैं, करते कुछ हैं। इन्होंने वादा किया था कर्ज माफी का और कर्ज माफी की नहीं। क्या आधी अधूरी कर्ज माफी 2018 की सरकार बनने के बाद जो कमलनाथ ने की, वो उनके लिए परेशानी का सबब आपको इस चुनाव में महसूस हुई, या लोग भूल चुके उस कर्ज माफी को? नहीं नहीं, देखिए बहुत सारी चीजें इस चुनाव में लोग भूल गए। जी जैसे व्यापम को भूल गए, जी किसानों की आत्महत्या को भूल गए, ई टेंडर में जो घपले हुए उसको भूल गए, महाकाल में जो भ्रष्टाचार हुआ उसको भूल गए, कई चीजें भूल गए इस सरकार की। जी वो लोग इस समय, देखिए एक ही चीज है जी जो वो मैंने कहा, उसको रिपीट कर रहा हूं कि शिवराज सिंह अगर नहीं, देखिए आपको एक चीज बताता हूं, जी इन्होंने जहां जहां बीजेपी ने मुख्यमंत्री बदल दिए जी वहां वहां चुनाव जीत गई। जी त्रिपुरा में मुख्यमंत्री बदल दिया, इन्होंने जीत गए। उत्तराखंड में बदल दिया, जीत गए। गुजरात में बदल दिया, जीत गए। जहां जहां नहीं बदला वहां हार गए। नहीं, लेकिन मैं बीच में अपवाद स्वरूप आपकी बात काटना मेरा उद्देश्य नहीं है, पर कर्नाटक में बदला, पर तसल्ली से हार गए। कर्नाटक में बदला नहीं, वो बहुत उन्होंने जो बदला वो आप देखिए कि उसकी कीमत क्या चुका रहे हैं वो, जी आज तक चुका रहे हैं। जी बम्बई के खिलाफ इतनी एंटी इनकम्बेंसी थी। ये जो कमीशन की बात हुई है जी वो बहुत कमजोर, मतलब उत्तराखंड में अगर आप 3 लोगों को बदल सकते थे जी तो येदुरप्पा के बाद आप बम्बई को लाए, तो फिर आप आज आपने कर्नाटक में क्या किया? कर्नाटक में वो येदुरप्पा के बेटे को आपने प्रदेश अध्यक्ष बनाया। जी आप इतने ज्यादा येदुरप्पा से डर गए। जी तो हिमाचल में आपने नहीं बदला, आप हार गए। कर्नाटक में हार गए। आप मध्य प्रदेश को लेकर बहुत डरा रहे हैं श्रवण जी। हाँ नहीं, मेरा ऐसा मानना है कि शिवराज सिंह अगर चुनाव नहीं लड़ते और नहीं लड़वाते उनको, उनके मंत्रिमंडल से कुछ लोग जिन पर बड़े आरोप हैं जी और जो कि हारने वाले हैं, काफी दिक्कत में है। आपने देखा ना, आपके विजुअल्स में दिखा रहे हैं आप जी कैसे धोख दे रहे हैं मंदिरों में वो लोग। जी तो ये वही लोग हैं जो जिनके खिलाफ जबरदस्त एंटी इनकम्बेंसी है। तो ये जो और पूरे अभी ये जो आया पूरा स्कैंडल अपने तोमर साहब के बेटे को लेकर, कई चीजें एडवर्स हो गई हैं। जैसे पेशाब कांड हो गया वहां का, रीवा का, जी ये नेगेटिव चीजें हो गई। और ये हमारे जो मुख्यमंत्री हैं बहुत चतुर पॉलिटिशियन है जी शिवराज सिंह, ये
चीजों को इनके बस में बचा नहीं था। जी इनको अगर हटा देते, मोदी जी इनको हटा नहीं पाए। दिक्कत ये है कि ये इंडिस्पेंसेबल हो गए हैं मध्य प्रदेश की पॉलिटिक्स में बीजेपी के लिए। तो मोदी जी ने कोशिश की होगी कि इनको हटा दें, पर वो उतना प्रेशर क्रिएट कर दिया शिवराज सिंह ने कि उनको हटा नहीं पाए। तो अब श्रवण जी एक आखिरी सवाल लूंगा। आपने कहा कि कोशिश तो की होगी शिवराज को हटाने पर हटा नहीं पाए, तो क्या आप मानते हैं कि शिवराज का आज भी जनाधार है, जनता के बीच में प्रभाव है, जनता के बीच में लोकप्रियता है, जनता के बीच में स्वीकार्यता है, इसलिए शिवराज चाहकर भी भाजपा का केंद्रीय नेतृत्व हटा नहीं पाया, या कुछ और? मैं उसका जवाब देता हूं। जी वो ये जवाब है कि जो मोदी जी की खुद की इमेज है जी वो शिवराज सिंह के सामने बहुत कमजोर हो गई है। जी मोदी जी को लग गया कि वो अपनी इमेज के दम पर नहीं जितवा पाएंगे और उनकी इमेज शिवराज के सामने कमजोर हो गई। इसलिए अगर मोदी जी को ये लगता कि उनकी इमेज के दम पर जीत सकते हैं तो शिवराज को हटा देते। वो मोदी जी का इमेज का पूरा मामला अब ये है हिमांशु जी कि वो अब डाउन ट्रेंड है। मतलब वो 2024 में आप पाएंगे, और जिस तरह से राजस्थान की खबरें आप देखते ही होंगे जी, जितनी मेहनत करना पड़ रही है मोदी जी को, ये बड़ा मुश्किल का फेज है मोदी जी के लिए कि उनकी इमेज वो अब नीचे की तरफ जा रही है। और शिवराज की इमेज में कंसिस्टेंसी है कि वो जहां 2018 में खड़े थे 2023 में भी वहीं खड़े हैं। तो कुल मिलाकर अगर हम पूरी बातचीत के नतीजे में पहुंचे तो श्रवण जी के 2-3 आकलन हैं। सबसे महत्वपूर्ण आकलन तो यह है कि वो मध्य प्रदेश में कांटे की लड़ाई देखते हैं। वो नहीं महसूस करते हैं कि कोई एक पार्टी तयशुदा जीत हासिल करने जा रही है। पर जिन प्रतिकूल परिस्थितियों में कांग्रेस चुनाव लड़ रही है, अगर कांग्रेस स्पष्ट तौर पर जनादेश लेकर आती है तो वह उन्हें अचंभित करेगा, क्योंकि सामने मुकाबला बहुत कड़ा है। और तीसरी महत्वपूर्ण बात वो ये कह रहे हैं कि आज भी मध्य प्रदेश में अगर चुनाव लड़ा गया तो शिवराज जी की छवि महत्वपूर्ण रही है, क्योंकि मोदी जी की छवि के बूते भाजपा मध्य प्रदेश को जीत पाती इसकी उम्मीद नहीं थी। तो भाजपा ने अगर शिवराज को चाहने के बाद भी बनाए रखा तो उसका कारण शिवराज की अपनी छवि की स्थिरता है। तो कुल मिलाकर ये आकलन है देश के प्रबुद्ध पत्रकार वरिष्ठ संपादक श्रवण गर्ग जी का। श्रवण जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद ऐसे नाजुक मौके पर हमारे लिए समय निकालने और विस्तार से चर्चा के लिए समय देने का।